गई, आ गए सब लोग? ठीक है, करो शुरू। ठीक है, तो अभी अपन ने ब्रेक से पहले या इन द मॉर्निंग क्लास के अंदर आप लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ जाना था, उसके डेवलपमेंट के बारे में कुछ जाना था। नेक्स्ट अब जो आपकी हेडिंग जो आपको कराई जाएगी उसमें आप लोगों ने बोला है कंपोजिशन ऑफ नर्वस टिश्यू, कि नर्वस टिश्यू होता है जो हमारा किन किन स्ट्रक्चर से मिल करके बना हुआ होता है। तो अपन ने बात की है कंपोजिशन की। अब कंपोजिशन के अंदर आपने बोला है कि जो नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर से मिल करके बने हुए होते हैं। तो आपने बोला एक क्या नाम बोला आपने? न्यूरॉन। समझ में आ गई बात को? एक आपने नाम बोला न्यूरोगिलिया। हो गई सबकी संतुष्टि यहां तक? ठीक है, कि न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगिलिया। अब बात कर रहे हैं अपन न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, तो न्यूरॉन के बारे में आप सब लोगों ने बोला इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शन को दोनों को मेंटेन करने का कौन काम करता है? आपका न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन्स ना होंगे तो ना तो आप इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन परसीव कर पाओगे और ना ही रेस्पॉन्स जनरेट कर पाओगे। समझ में आ गई बात को? इसलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। हो गई बात क्लियर? फिर आपने बोला इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल। ये एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है। स्पेशल टाइप की तो है कि इसका सिर्फ काम किसका है कि कंडक्शन को मेंटेन करके रखना, और इसका कोई काम थोड़ी है, ना तो ये ब्लड बनाती ना ये इम्यूनिटी बनाती, ये कोई भी चीज में काम मदद नहीं करती। एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है। हो गई बात क्लियर? फिर आपने बोला कि ये मदद करती है कंडक्शन में, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दे दिया? कंडक्टिंग सेल। इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया कंडक्टिंग सेल, मैंने इसको बोल दिया। यहां तक सब लोग सही हो? फिर आपने बोला कि सर ये जो न्यूरॉन है इसकी बेसल मेटाबॉलिक नीड क्या होती है? इसकी बेसल मेटाबॉलिक नीड क्या होती है? तो मेटाबॉलिक नीड यानी कि जैसे आप लोगों से बोले कि आपकी बेसल मेटाबॉलिक नीड क्या है? खाना। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ऐसे ही ये जो आपके जो न्यूरॉन्स हैं इनकी बेसल मेटाबॉलिक जो नीड होती है वो क्या होती है सर? ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। आप खाते हो खाना और आपके खाने में से ये क्या लेते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात को? ऑक्सीजन और ग्लूकोज इज द बेसिक नीड ऑफ आपके न्यूरॉन। इसीलिए तो कहा जाता है कि ब्रेन इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन रिगार्डिंग ऑक्सीजन। ब्रेन इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन रिगार्डिंग ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज की भी कई बार पूछ लेता है कि ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में लेता है, तो आप जवाब देते हो कौन सी? डाइसैकेराइड्स की फॉर्म में काम में लेता है। समझ में आ गई बात को? नेक्स्ट उसके बाद आपने बोला मेटाबॉलिक, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपने बोला कि जो न्यूरॉन्स होता है सर, उसके ये देखो ये आपकी क्या है? न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर है। ये आपका कोई एक न्यूरॉन है। ठीक है, अब अगर अभी तो अपन ने बात की न्यूरॉन के बारे में बेसिक। अब अपनी जो इसके बाद जो दूसरी हेडिंग आती है वो भी इसी तरीके से आती है, पार्ट ऑफ न्यूरॉन। जो दूसरी जो हेडिंग आती है वो आती है आपकी पार्ट ऑफ न्यूरॉन। अब पार्ट ऑफ न्यूरॉन के बारे में तो आपने इतनी बातें सुन ली। फिर एक स्पेशल बात और बोल दी जाती है कि इट इज लार्जेस्ट सेल इन मेल बॉडी। इट इज लार्जेस्ट सेल इन मेल बॉडी, यानी कि महापुरुषों की जो शरीर होता है, महापुरुषों की जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट सेल होती है ना आपकी स्पर्म होती है, क्या होती है? आपका न्यूरॉन। समझ में आ गई बात को? अब बात करता है सर कई बार फीमेल के बारे में पूछ ले तो फीमेल में आपको क्या जवाब देना है? ओवम। समझ में आ गई बात को? यदि मेल के अंदर पूछता है तो आप किसको जवाब दोगे? न्यूरॉन को। और फीमेल के अंदर पूछता है तो मैडम किसको जवाब दोगे? ओवम को। हो गई बात क्लियर? फिर दूसरी बात जो वो करता है, अभी मैं न्यूरॉन के बारे में बोल रहा हूं आपसे, फिर वो दूसरी बात करता है कि किसी भी एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन कितने पाए जाते हैं? नंबर ऑफ न्यूरॉन कितने पाए
जाते हैं। समझ में आगे बात को, कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन पाए जाते हैं? तो बताओ 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 100 लाख, 1000 लाख, कितने लाख? हाँ बोलो तो सही, कितने मिलियन? नहीं पता, कोई बात नहीं। तो जो आपका न्यूरॉन पाया जाता उनको क्या है कि किसी ने काउंट तो किया नहीं, लेकिन अपने अपने हिसाब से एक थ्योरी दे दी गई, ठीक है। तो जिसमें बोला गया कि आपके 100 मिलियन क्या पाए जाते हैं, आपके न्यूरॉन पाए जाते हैं, 100 बिलियंस, ठीक है, 100 बिलियंस क्या पाए जाते हैं, आपके न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। समझ में आ गए, किसी भी एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल व्यक्ति के अंदर। हो गई बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट दूसरी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात आती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि ये जो आपका आपका जो न्यूरॉन है, इसके अंदर क्या मौजूद नहीं होता? सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता। जैसे प्रत्येक सेल के अंदर सेंट्रियोल मौजूद होता है, क्योंकि वो सेल क्या करती है, सेल डिवीजन परफॉर्म करती है। या फिर मैं बोलूं तो वो सेल किसके अंदर, माइटोसिस प्रोसेस के अंदर एंटर करती है। लेकिन जो आपका न्यूरॉन्स होता है, इसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। ये आपकी क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या एब्सेंट है, सेंट्रियोल। समझ में आ गई बात? ये क्या है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या एब्सेंट है, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल एब्सेंट होने के कारण, ये एब्सेंट है, एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। सेंट्रियोल एब्सेंट होने के कारण ये अपना फर्दर डिवीजन है जो परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि एक बार जब किसी व्यक्ति के शरीर में न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं तो वह व्यक्ति का वह ऑर्गन दोबारा से जो न्यूरोनल स्ट्रक्चर से उसको रिगेन नहीं कर सकता। आपने नाम सुना होगा सोसाइटी के अंदर पैरालिसिस। समझ में आ गई बात को, कि एक बार जिसके आपके मान के चलो कि ये आपकी फिंगर है, अभी आपको मालूम है सेंसेशन अंदर आ रहे जा रहे, लेकिन यदि यहाँ के सेंसेशन एक बार लॉस हो गए, ठीक है, या वापस से चले गए, अपना काम करना भूल गए, तो आप इन्हें वापस से काम करना नहीं बता सकते। समझ में आ गई बात को, क्योंकि सेल तो हो गई पुरानी, वो तो हो गई डैमेज, अब नई सेल बन नहीं सकती, नई सेल नहीं बन सकती तो काम करेगा कौन? समझ में आ गई बात को। तो सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जिसके कारण से ये क्या नहीं कर पाती, अपना फर्दर डिवीजन परफॉर्म नहीं कर पाती। और फर्दर डिवीजन परफॉर्म नहीं कर पाने के कारण इसे मैंने तीसरा नाम क्या दे दिया, नॉन डिवाइडिंग सेल। इसे मैंने क्या नाम दे दिया, नॉन डिवाइडिंग सेल। समझ में आ गई बात को, इसे मैंने नाम दे दिया नॉन डिवाइडिंग सेल। तो अब आपको न्यूरॉन के बारे में कितनी बातें मालूम हुई मैडम, कि न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर आपने बोला इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। फिर आपने बोला कंडक्टिंग सेल ऑफ बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट मेटाबॉलिक नीड ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। फिर आपने बोला इट इज लार्जेस्ट सेल इन मेल बॉडी, मेल बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल होती है। फिर आपने बोला फीमेल के अंदर क्या होती है, आपकी ओवम। फिर आपने बोला कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके नंबर ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन आपके पाए जाते हैं किसी भी एक हेल्दी इंडिविजुअल व्यक्ति के अंदर। फिर आपने बोला सेंट्रियोल के बारे में बोला, तो सेंट्रियोल के बारे में बोला कि जो आपका न्यूरॉन होता है उसके अंदर, यदि कोई हिंदी में समझो तो केंद्रक और इंग्लिश में समझो तो सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसके कारण से ये सेल्स क्या नहीं कर पाती, फर्दर अपना डिवीजन परफॉर्म नहीं कर पाती। और फर्दर डिवीजन परफॉर्म नहीं कर पाने के बाद तो इसे अपन ने क्या नाम दे दिया, नॉन डिवाइडिंग सेल्स। या फिर मैंने बोल दिया कि एक बार यदि न्यूरोनल सेल अपना काम करना भूल गई तो वापस इनके फंक्शन को अपन रिगेन नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात को। ये तो थी आपकी न्यूरॉन के बारे में। अब जो बात कर रहा है वो आगे, अब जो वो हेडिंग बोल रहा है वो बोल रहा है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। अब जो हेडिंग बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। समझ में आ गई बात को। तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन को आपको कुछ ऐसे समझना है कि आपको पहले से कुछ नहीं समझ में आता था, आज ही पहली बार आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो। और यदि आपने कुछ पढ़ा भी है तो उसको साथ में रखो, समझे, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। आपने बोला ये एक बेसिक सिंपलर स्ट्रक्चर्स होती किसी भी न्यूरॉन की, ठीक है। पार्ट ऑफ न्यूरॉन के अंदर, पार्ट ऑफ न्यूरॉन के अंदर अपन बात करें तो ये इसके सेंटर में क्या पाई जाती है, आपका सेंट्रियोल न्यूक्लियस। समझ में आ गया, सेंट्रियोल क्या पाया जाता है, इसका न्यूक्लियस। अब देखो ये एक क्या है आपके न्यूरॉन की स्ट्रक्चर से, जिसके अंदर यदि अपन सबसे पहले पार्ट की बात करें तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें मैं क्या बोलता हूं, तो सबको मालूम होगा, इन्हें तो अपन क्या बोलते हैं,
डेंड्राइट्स के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। समझ में, इसे क्या बोलते हैं अपन, डेंड्राइट। नेक्स्ट उसके बाद में ये जो बीच, ये जो हिस्सा बचा हुआ है आपका चारों तरफ डेंड्राइट्स के पास में, इसे अपन क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। इसे अपन क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। नेक्स्ट उसके बाद में ये जो आपकी लेंथनिंग एक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन। समझ में आ गई बात को, इसे क्या बोलते हैं अपन, एक्सॉन। एंड नेक्स्ट उसके बाद में लास्ट में आपकी क्या आती है, तो लास्ट में आपकी क्या आते हैं, कुछ पार्ट आते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड, और ये जो लूप बनी हुई है इसे बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। इसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब अपन इसे बोलते हैं। समझ में आ गई बात को। टर्मिनल एंड कोई पार्ट नहीं होता, पार्ट क्या, टर्मिनल एंड, तो टर्मिनल एंड एक नाम है, नाम के बाद में पार्ट कौन सा है आपका, तो आपका कौन सा है, सिनेप्टिक नोब। ये एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ बातें। अब आप बोलोगे सर डेंड्राइट्स क्या होते हैं, अब आप बोलोगे सर डेंड्राइट्स क्या होते हैं, तो डेंड्राइट्स के बारे में यदि मैडम अपन बात करें, डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट्स के बारे में यदि अपन बात करें तो डेंड्राइट का आपके हिसाब से फंक्शन क्या है, आपके हिसाब से बोले डेंड्राइट का फंक्शन क्या है, तो सर हमारे हिसाब से फंक्शन ये है कि ये क्या है, किसी भी एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर से, ऐसा समझो, ये क्या है, किसी भी एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर से, ये क्या है इसके डेंड्राइट्स, ये क्या है इसके डेंड्राइट्स, ये बीच में क्या है इसकी सेल बॉडी। समझ में आ गई बात को, ये क्या है इसका एक्सॉन, और ये क्या है टर्मिनल एंड या फिर बोले सिनेप्टिक नोब। समझ में आ गई बात को। अब सुनो मेरी बात कि ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है, और न्यूरॉन की ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दूसरे न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं कि नहीं हुए, ये दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो किसके माध्यम से पता लग रही है, डेंड्राइट्स के माध्यम। पहले वो किससे कनेक्ट हो रही है, डेंड्राइट्स। समझ में आई बात को, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये दोनों जुड़े हुए किसके माध्यम से, आपके डेंड्राइट्स के माध्यम से। यानी कि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे करके आपके पूरे डेंड्राइट स्ट्रक्चर से आपके क्या जुड़े होते हैं, न्यूरॉन से जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण आपकी क्या होती है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब देखो, अब आपसे पूछेगा कि डेंड्राइट्स का बेसिक काम क्या है, तो मैडम डेंड्राइट्स का बेसिक काम क्या है, टू कलेक्ट द सेंसरी इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट द सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये मोटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता, पहले तो ये बात दिमाग में याद रखना, ये मोटर सिस्टम फंक्शन नहीं करता है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एक बात। दूसरी बात, अब आजकल जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे कोई पूछ ले कि डेंड्राइट के अंदर जो बेसिक काम बताओ, तो डेंड्राइट का मैडम बेसिक काम क्या है, इट कलेक्ट द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द, किसकी तरफ लेकर के आता है, सेल बॉडी की तरफ। किसकी तरफ लेकर के आता है, सेल बॉडी की तरफ। आपसे पूछे कि बेसिक फंक्शन डेंड्राइट और एक्सोन का बताओ, या बेसिक डिफरेंस बताओ डेंड्राइट्स और एक्सोन का, तो डेंड्राइट्स तो क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं यहां तक, और एक्सोन क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेकर के जा। तो डेंड्राइट्स का काम क्या है, टुवर्ड्स सेल बॉडी, डेंड्राइट्स का काम क्या है, टुवर्ड्स सेल बॉडी। और यदि अपन बात करें एक्सोन, तो एक्सोन का काम क्या है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सेल, यही तो काम है भैया। ये तो क्या कर रही थी, इसको पास लेकर के आ रही थी, लेकिन ये इसको दूर लेकर के जा रही। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन द डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। समझ में आ गई बात को। और डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दे कलेक्ट द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। समझ में आ गई बात को, या फिर सेकेंडरी न्यूरॉन्स। ये हो गई डेंड्राइट्स की बात। फिर अपन बात कर रहे हैं सेल बॉडी की। फिर अपन यदि बात करें दूसरी सेल बॉडी की, तो मैडम सेल बॉडी का दूसरा नाम भी कई बार एग्जाम में दे देता है, तो सेल बॉडी को अपन दूसरे नाम किससे जानते हैं, सोमा के नाम से। सेल बॉडी को किसके नाम से जानते हैं, सोमा के नाम से अपन जानते। समझ में आ गई बात को, सेल बॉडी को अपन सोमा के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछे कि सोमेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन, तो आप बात कर रहा है किसके बारे में, सेल बॉडी के। समझ में, और सेल बॉडी बोले तो सेल बॉडी तो बोल ही रहा है। फिर आपने बोला कि ये जो सेल बॉडी है इसके पार्ट्स बताइए सर हमें क्या क्या होते हैं। तो सेल बॉडी के अंदर आपको मालूम है बीच में क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस।
बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या एब्सेंट है, सेंट्रियोल। अब हो रही है बात क्लियर, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या एब्सेंट है, सेंट्रियोल। इस सेल बॉडी के ऑल अराउंड जो फ्लूइड पाया जाता है उसे मैं क्या बोलता हूं, साइटोप्लाज्म। उसे अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के साथ साथ यहीं पर कुछ और ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं जो कि सेल बॉडी के होते हैं, जिसमें आपका क्या पाया जाता है, निसेल्स ग्रेन्यूल। जिसमें आपका क्या पाया जाता है, निसेल्स ग्रेन्यूल। और ये निसेल्स ग्रेन्यूल्स क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है कौन, निसेल्स ग्रेन्यूल। समझ में आई बात को। अब निसेल्स ग्रेन्यूल प्रोटीन का सिंथेसिस करता कौन करता है आपकी सेल बॉडी के अंदर, निसेल्स ग्रेन्यूल। यहीं पर आपका क्या पाया जाता है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पर आपका क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, अरे वाह, अरे वाह, सबकी सेल इस टाइम पावर हाउस दे रही है, चार्ज होकर के आए हो सब लोग। ठीक है, तो सबके पास में पावर है, क्योंकि इसकी क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गई बात को। तो ये आपकी क्या थी, सेल बॉडी। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस फॉर्म ग्रे मैटर। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस फॉर्म ग्रे मैटर। क्यों ग्रे मैटर क्यों बनाती है, या फिर ग्रे कलर क्यों होता है। तो मैडम जो ये निसेल्स ग्रेन्यूल जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो ये प्रोटीन कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है। प्रोटीन कैसी होती है, ग्रे कलर की। और जब प्रोटीन ग्रे कलर की होती है, जिसके कारण से आपको जो सेल बॉडी है उसका कलर भी कैसा देखने को मिलता है, ग्रे। और सेल बॉडी जब बहुत सारी कलेक्ट होंगी, काले काले लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो सारा कुछ आपको काला काला ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब बहुत सारा सलेटी रंग एक जगह आपको इकट्ठा होगा तो ग्रे मैटर आपको दिखेगा नहीं। इसको कंबाइंडली आपने क्या बोल दिया, ग्रे मैटर। समझ में आ गई बात को। तो ये आपका किसके बारे में था, सेल बॉडी के बारे में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपका आता तीसरा पार्ट, जिसे आपने बोला एक्सोन। अब एक्सोन के बारे में यदि बात करी जाए तो इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हो गई बात क्लियर। लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होती है। अब पूछता है इसका लेंथ, तो एक कितनी होती है, 1 मीटर। एक एक्सोन की जो लेंथ होती है वो टोटल कितनी होती है, 1 मीटर। हो गई बात क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जहां पर ये आपका एक्सोन पार्ट आकर के जुड़ता है, जहां पर ये आपका एक्सोन पार्ट सेल बॉडी से आकर के जुड़ता है, उस पार्ट का नाम क्या है। तो मैडम उस पार्ट का नाम आज के बाद से आप जान जाओगे, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोन हिलोक। उसे क्या बोलते हैं, एक्सोन हिलोक। समझ में आ गई बात को। फिर उसके बाद दूसरी बात करता है कि सर इसके अंदर भी किसी फ्लूइड का सिक्रीशन होता है क्या, तो बोल देना हाँ। उसे मैं क्या नाम देता हूं, एक्सोप्लाज्म। उसे क्या नाम देता हूं मैं, एक्सोप्लाज्म। सेल के अंदर था साइटोप्लाज्म, एक्सोन के अंदर है तो मैंने नाम दिया एक्सोप्लाज्म। हो गई बात क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद में क्या बोलता है कि ये आपका जो न्यूरॉन है यहां पर ये जुड़ा, तो इसे मैंने क्या बोला, जहां पर जिस पार्ट पर जुड़ता है उसे क्या बोला मैंने, वेरी गुड, एक्सोन हिलोक। और इसके अंदर मैंने बोला कौन सा फ्लूइड बह रहा होता है, एक्सोप्लाज्म। ठीक है। अब ये जो एक्सोन की ये फिर बोलता है कि ये जो एक्सोन है, जो एक्सोन है, एक्सोन की कवरिंग किसके द्वारा की जाती है। तो एक्सोन की जो कवरिंग मैडम की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, एक्सोलीमा के द्वारा, एक्सोलीमा के द्वारा। समझ पाए नहीं समझ पाए इस बात को। ये आपकी क्या है, एक्सोन की लेयर। ठीक है। अब इस लेयर के ऊपर जो आउटर कवरिंग पाई जाती है जिसे पर किसकी होती है, एक्सोलीमा की। समझ में आई मैडम बात। इसे पर क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा। हो गई बात। अब फिर इसके ऊपर आपको बंडल ऑफ शीथ नजर आते हैं। आपको क्या नजर आते हैं, बंडल ऑफ शीथ नजर आते हैं, जिन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं। बंडल ऑफ शीथ, तो माइलिन शीथ के नाम से अपन जानते हैं। अब ये जो बंडल ऑफ शीथ है, माइलिन शीथ है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये माइलिन शीथ किसकी बनी हुई होती है। तो माइलिन शीथ जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी फोस्फोलिपिड्स की। किसकी बनी हुई होती है, आपकी
फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। और फॉस्फोलिपिड्स में भी मैडम आ जाओ पूछ ले तो बता देना उसको लेसीथीन, लेसीथीन प्लस स्पिंगो माइलोसिन। समझ में आ गई बात को? लेसीथीन प्लस स्पिंगो माइलोसिन। अब कोई ईमानदार लड़की और होशियार लड़की ये बता देगी सर मैंने ये पहले कहाँ पढ़ा था। वेरी गुड, समझ में आ गई बात को? ठीक है, कंसेप्ट एक बार पकड़ लो, चीजें अपना आप कंट्रोल में आ जाएगी। कंसेप्ट नहीं पकड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, तो लेसीथीन प्लस स्पिंगो माइलोसिन। अब दूसरी बात वो बोलता है कि कलेक्शन ऑफ एक्सोन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, तो उसने बोला ग्रे मैटर। फिर वो बोलता कलेक्शन ऑफ एक्सोन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप बोलोगे व्हाइट मैटर। आप क्या बोलोगे? व्हाइट मैटर। क्यों? क्योंकि ये जो फॉस्फोलिपिड्स होती है, फैट जो स्ट्रक्चर्स होती है, और ये कैसी होती है? व्हाइट कलर की। लिपिड होता है आपका कैसा? व्हाइट कलर का। तो ये जो कलेक्शन बनाती है इसे अपन क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। हो गई बात क्लियर मैडम? ठीक है, आपने बोला कि ये जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ कहीं कहीं पर एब्सेंट रहती है सर, तो उसे आपने क्या नाम दिया? नोड्स ऑफ रेनवियर। उसे आपने क्या नाम दिया? नोड्स ऑफ रेनवियर। समझ पाई मेरी बात को? कि ये माइलिन शीथ है सर, बीच बीच में कहीं कहीं पर माइलिन शीथ क्या है? एब्सेंट है। और जहां पर एब्सेंट है उसे मैंने बोला नोड्स ऑफ रेनवियर, और जहां पर प्रेजेंट है उसे मैंने बोला क्या बोला आपका? माइलिन शीथ। समझ में आ गई बात को? उसे मैंने बोला माइलिन शीथ। अब देखो माइलिन शीथ बोलने के बाद, माइलिन शीथ बोलने के बाद आपको ये मालूम हो गया कि ये मेरा एक्सोन है। ठीक है, ये क्या की स्ट्रक्चर है आपकी? माइलिन शीथ। ठीक है, ये बीच में जो गैप जंक्शन इसे क्या बोल रहे हो? नोड ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर आपने बोल दिया। इसके बीच में जो फ्लूइड बह रहा है उसे क्या बोला आपने? एक्सोप्लाज्म। समझ में आ गई बात को? और जो ये आपकी जो लेयर है, जो एक्सोन है, इसकी जो ऊपर की जो लेयर कवर करने का काम करती है वो किसे बोलते हैं अपन? एक्सो। वेरी गुड, ऐसे तो मजा आ जाता है पढ़ाने में। समझ गए? एक्सोलीमा। और एक्सोलीमा के ऊपर आपकी क्या पाई जाती है? माइलिन शीथ पाई जाती है। और अब ये नोड्स ऑफ रेनवियर। नेक्स्ट उसके बाद में आपसे बात की जाए तो ये क्या होते हैं आपके? सिनैप्टिक नोब। सिनैप्टिक नोब, या फिर मैं बोलूं तो टर्मिनल एक्सोन, टर्मिनल एक्सोन, या फिर टर्मिनल एंड ऑफ एक्सोन। ठीक है, फिर आपने बोला क्या? सिनैप्टिक नोब। ये जो आपकी पाई जा रही है इसे क्या बोल रहे हैं आप? सिनैप्टिक नोब। और सिनैप्टिक नोब के अंदर ये क्या पाए जाते हैं आपके? वेसिकल्स। सिनैप्टिक नोब के अंदर ये क्या पाए जाते हैं आपके? वेसिकल्स। और इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरे रहते हैं आपके? क्या भरे रहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आ गई बात को? इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरे हुए रहते हैं आपके? न्यूरोट्रांसमीटर। समझ पे आ रही मेरी बात को? कि इस बात को एक बार समझो फिर दोबारा से, कि देखो कंडक्शन जो होता है, जो आपकी सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है, या जो भी कंडक्शन परफॉर्म किया जाता है वो बेसिकली तो न्यूरॉन्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन सर न्यूरॉन के पास में ऐसी क्या ताकत है? न्यूरॉन के पास में ऐसी क्या ताकत है कि न्यूरॉन ही ये काम कर सकते हैं, या बॉडी की अदर सेल काम क्यों नहीं करती? तो न्यूरॉन के पास में क्या पाई जाती है? न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आ गई बात को? और अब ये न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? दे आर द केमिकल रिसेप्टर्स। समझ में आ गई बात को? द केमिकल सब्सटेंस, रिसेप्टर नहीं, केमिकल सब्सटेंस। दे आर रिलीज फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक क्लेप या प्री सिनेप्टिक नोब। प्री सिनेप्टिक नोब से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं विद इंफॉर्मेशन एंड रिलीज, या फिर ये जाते कहां तक? आपके पोस्ट सिनेप्टिक नोब तक विद प्रीलोडेड इंफॉर्मेशन के।
और वहां से कोई डाकिया आपको डाक लेकर के आया कुछ इंफॉर्मेशन के साथ में, तो वो आपको क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, भैया आपको ये काम करना। जब कंडक्शन पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बता दूंगा मैं, ठीक है। तो आपने ये बोला ये क्या होता है आपका एक्सोन, और एक्सोन के अंदर आपने ये बोला, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में ये तो थी आपकी किसके बारे में, आपके न्यूरॉन के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर कि न्यूरॉन क्या होते हैं, कैसे कैसे कितने पार्ट इसके होते हैं। तो अगर आपसे अब कोई न्यूरॉन के बारे में पूछे तो आप बता दोगे कुछ थोड़ा बहुत, चलूं आगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपकी आती है न्यूरोग्लिया सेल। उसके बाद में आपकी कौन सी आती है, न्यूरोग्लियल सेल्स। अब न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करें तो न्यूरोग्लियल सेल्स आपने बोला था सर, न्यूरॉन्स को तो आपने बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट बोल दिया था, और न्यूरॉन को आपने कंडक्टिंग सेल भी बोल दिया था। तो मेरे को बताओ न्यूरोग्लिया क्या है, न्यूरोग्लिया क्या है। अब देखो मेरी बात सुनो, बच्चा जब छोटा होता है तो सब चीज के लिए किस पर निर्भर होता है, वो मदर पर। बच्चा होता है जो छोटा, वो किस पर डिपेंड होता है, माँ पर निर्भर होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी माँ ही मुझे खाना खिलाएगी, मेरी माँ ही मुझे सारा काम करेगी। तो ऐसे ही न्यूरोग्लिया का बच्चा कौन है, न्यूरॉन। न्यूरोग्लिया का बच्चा कौन है, न्यूरॉन। ये न्यूरोग्लियल जो सेल है, एक तो इन्हें मैं क्या नाम देता हूं, सपोर्टिंग सेल। जो न्यूरोग्लियल जो सेल है, एक तो मैं इन्हें क्या नाम देता हूं, सपोर्टिंग सेल, एक बात। दूसरा मैंने आपको बोला कि ये माता का काम करती थी, इसलिए मैंने क्या नाम बोला इनको, मदर सेल। समझ में आ गई बात को। तीसरा नाम मैंने बोला कि ये कंडक्शन में मदद नहीं करती है, तो इसलिए मैंने इसे क्या नाम दे दिया, नॉन कंडक्टिंग सेल्स। इसे मैंने क्या नाम दे दिया, नॉन कंडक्टिंग सेल। समझ में आ गई बात को। ये किसके नाम है, आपके सारे के सारे आपके न्यूरोग्लिया के नाम। इन न्यूरॉन्स को तो आपने बोला था कंडक्टिंग सेल, लेकिन वो तो कंडक्शन में मदद कर रहा था, लेकिन ये कंडक्शन में मदद नहीं कर रही, तो इसलिए मैंने इसको नॉन कंडक्टिंग सेल बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इसको मैंने मदर सेल बोल दिया, और फिर मैंने इसको बोल दिया क्या, सपोर्टिंग सेल। हो गई बात क्लियर यहां तक। फिर आपने बोला कि सर इनके नंबर कितने होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जितने बच्चे, तो आप बोलोगे उतनी मां, समझ में। लेकिन यहां पर क्या है, इनकी संख्या जो आपके न्यूरॉन होते हैं उनसे 10 गुना ज्यादा पाई जाती है। समझ में आ गई बात को। तो जैसे आपके 100 मिलियंस या बिलियंस आपके पाए जा रहे, तो ये कितने कितने पाई जाएगी, 1000। समझ में आ गई। जैसे आपके न्यूरॉन पाए जा रहे थे 10 बिलियन या 10 मिलियन, तो ये कितनी पाई जाएगी, 100 बिलियन या 100 मिलियंस पाई जाएगी। समझ में आ गई बात को। दूसरी बात, ये क्या मदद करती है कि ये क्या करती है, न्यूरॉन को अपने सर्वाइव करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, इसलिए मैंने इसे क्या नाम दिया, न्यूट्रेटिव सेल ऑफ न्यूरॉन। न्यूट्रेटिव सेल ऑफ न्यूरॉन। समझ में आ गई बात को, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग भी बोल दिया मैंने इसको, मदर सेल भी बोल दिया, सपोर्टिंग सेल भी बोल दिया, एंड न्यूट्रेटिव सेल भी मैंने इसको नाम बोल दिया। समझ में आ गई बात न्यूरोग्लियल। अब दूसरी बात आती है कि सर क्या न्यूरॉन की तरह इसके अंदर भी सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, समझ में आ गई बात को, या फिर इनके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो अगर अपन बात करें न्यूरोग्लिया की, तो न्यूरोग्लिया के अंदर आपका सेंट्रियोल क्या होता है, जैसे आपने किसके अंदर देखा था, न्यूरॉन के अंदर, ऐसे ही यहां पर जो आपका सेंट्रियोल होता है वो क्या होता है, क्या होता है, एब्सेंट नहीं होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई बात को, ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि जो सेंट्रियोल्स होता है वो जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर तो एब्सेंट होता है, लेकिन आपका जो क्या होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। हो गई बात क्लियर। अब आप अच्छे से समझ सकते हो कि सर जब इसके अंदर, न्यूरोग्लिया के अंदर आपका सेंट्रियोल मौजूद होगा, सेंट्रियोल मौजूद होगा, तो यानी कि ये क्या कर पाएगी, अपना सेल डिवीजन परफॉर्म कर पाएगी। अपना सेल डिवीजन है जो परफॉर्म कर पाएगी। 1 से बनी 2, 2 से बनी 4, 4 से बनी 6, 6 से बनी 8। मान के चलो कि किसी दिन न्यूरोग्लिया नाराज हो गई न्यूरॉन से, समझ में आ गई बात को, किसी दिन न्यूरोग्लिया नाराज हो गई न्यूरॉन से, तो वो रोएगी और वो चिल्लाएगी, और रोते 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 क्या करेगी, अपना मल्टीप्लीकेशन कर लेगी। और मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, अनकंट्रोल सेल डिवीजन।
और इसी टर्मिनोलॉजी को मैं क्या नाम देता हूं, ट्यूमर। समझ में आ गई बात को, इसी टर्मिनोलॉजी को मैं क्या नाम देता हूं, ट्यूमर। अनकंट्रोल सेल ग्रोथ और अनकंट्रोल सेल डिवीजन, या फिर मैं बोलूं हाइपरट्रॉफिक और दूसरा क्या, हाइपरट्रॉफिक और हाइपरप्लेजिया। समझ में आ गई बात को, हाइपरट्रॉफिक और हाइपरप्लेजिया। ट्रॉपिक का मतलब तो साइज और प्लेजिया का मतलब नंबर, प्लेजिया का मतलब नंबर। ये दोनों किसको आइडेंटिफाई करवाती है, ट्यूमर। अब यहां से क्वेश्चन बन गया आपका कि सर ब्रेन ट्यूमर को क्या कहते हैं। समझ में आ गई बात को, ब्रेन ट्यूमर को क्या कहते हैं? तो मैं जब पिछली क्लास ली थी मैंने कभी, जब साइकेट्री की पुराने टाइम 1947 के बाद, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि ब्रेन ट्यूमर को क्या कहते हैं। पहले तो एक बात बताओ, न्यूरोलीमा, गिलियोमा, न्यूरोब्लास्टोमा या न्यूरोलेमा है? एक कुछ बोल रही है, आवाज सही बोल रही है लड़की। न्यूरो, देखो न्यूरोगिलियोमा कतई नहीं बोलेंगे, गिलियोमा बोलेंगे, क्योंकि सेल कौन सी है, गिलियन। समझ में आ गई बात को, न्यूरॉन के अंदर तो है ही नहीं डिवीजन करने की कैपेसिटी। भैया न्यूरॉन के अंदर तो कैपेसिटी नहीं है, तो न्यूरॉन कैसे फर्दर डिवीजन परफॉर्म कर देगा जब न्यूरॉन के अंदर नहीं है? तो इसलिए ब्रेन ट्यूमर को क्या बोलते हैं, गिलियोमा। एक नंबर का सीधा सा अच्छा सा क्वेश्चन है और आसान सा। समझ में आ गई बात को, क्या बोलते हैं, गिलियोमा। एक बात, फिर दूसरी समस्या तो तब आ जाती है कि सर पढ़े तो कितना पढ़े, ये भी तो समस्या है कि सर ब्रेन ट्यूमर यदि बच्चों के अंदर हो और अडल्ट के अंदर हो, ये भी तो प्रॉब्लम आ जाती है ना। समझ में आ गई बात को, तो मैडम अडल्ट के अंदर होती है जब तो उसे मैं बोलता हूं गिलियोमा, और बच्चों के अंदर होती है तो मैं उसे क्या बोलता हूं, मेडुला ब्लास्टोमा। तो मैं क्या बोलता हूं उसे, मेडुला ब्लास्टोमा। समझ में आई मेरी बात को? जब अडल्ट के अंदर होती है तो उसे गिलियोमा बोलता हूं, और बच्चों के अंदर होता है तो मैं क्या बोलता हूं, मेडुला ब्लास्टोमा। समझ में आई बात को, दो बेसिक डिफरेंस। मैं ये बात अब कम से कम 5वीं बार बोल रहा हूं कि अडल्ट के अंदर ट्यूमर क्या बोलते हैं, बच्चों के अंदर ट्यूमर को क्या बोलते हैं। समझ में आई मैडम बात? ठीक है, ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, जब मैंने साइकेट्रिक पढ़ाई थी वहां भी मैंने बोला था। ठीक है, तो ये आपकी क्या होते हैं, ब्रेन ट्यूमर। ये आपके सम फैक्ट अबाउट न्यूरोगिलिया। फिर आपने बोला था कि सर जैसे आपने न्यूरॉन के टाइप बताए थे, जैसे आपने न्यूरॉन के टाइप बताए थे, क्या ऐसे ही कुछ टाइप मुझे न्यूरोगिलिया के भी देखने को मिलते हैं? न्यूरोगिलिया, तो क्या ऐसे ही टाइप मुझे कुछ न्यूरोगिलिया के देखने को मिलते हैं? तो मैं बोलूंगा हाँ। तो आपकी जो टोटल जो न्यूरोगिलियल सेल्स होती है वो कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की। कितने टाइप की, 6 टाइप की, जिसमें से सीएनएस के अंदर डिवाइड कर दो और पीएनएस के अंदर डिवाइड कर दो। तो सीएनएस के अंदर आपकी कितनी पाई जाती है, 4, और आपकी पीएनएस के अंदर कितनी पाई जाती है, 2। समझ गए बात को? सीएनएस के अंदर कौन कौन सी होती है, ए, ई, एम, ओ, और पीएनएस के अंदर कौन कौन सी होती है आपकी, एस और एस। अब आपसे बोल रहा है ए, ई, एम, ओ, तो ए से मतलब क्या, एस्ट्रोसाइट। वेरी गुड, ए से मतलब क्या, एस्ट्रोसाइट। फिर बोल रहा है ई से मतलब क्या, तो एपेंडाइमल सेल्स। ई से मतलब क्या, एपेंडाइमल सेल्स। एम से मतलब क्या, माइक्रोगिलियल सेल्स। एम से मतलब क्या, माइक्रोगिलियल सेल्स। और ओ से मतलब क्या, ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स। समझ में आई बात को, ए, ई, एम, ओ। फिर आपसे बोल रहा है एस से मतलब क्या, स्वान सेल। एस से मतलब क्या, स्वान सेल। और इस एस से मतलब क्या, सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल। समझ में आ गई बात? अब देखो इसके अंदर बेसिक डिफरेंस देखो। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस क्या कि न्यूरोगिलियल सेल्स कितने टाइप की होती है, 6 टाइप की। वैसे तो होती बहुत टाइप की, लेकिन आपको 6 टाइप की पढ़नी है। ठीक है,
अब अगर बात करें तो सर CNS के अंदर कितनी और PNS के अंदर इतनी, समझ में आ गई बात को। और CNS के अंदर कौन कौन सी, AE MO, और यदि बात करें तो SS 2S, समझ में आ गई बात को। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले अपन किसके बारे में, एस्ट्रोसाइट के बारे में। अब बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले किसके बारे में, एस्ट्रोसाइट के। तो एस्ट्रोसाइट के बारे में बात करें तो इट इज लार्जेस्ट सेल, इट इज लार्जेस्ट सेल ऑफ न्यूरोगिलिया, लार्जेस्ट सेल ऑफ न्यूरोगिलिया, समझ में आ गई। सबसे जो लार्जेस्ट सेल होती है किसी न्यूरोगिलिया के अंदर कौन सी होती है, आपकी एस्ट्रोसाइट। हो गई बात क्लियर। दूसरी बात, ये एस्ट्रोसाइट किस शेप की होती है, स्टार शेप की। कैसी शेप की होती है, स्टार शेप की। और जो लोग स्टार होते हैं उनका काम भी स्टार ही होता होगा, समझ में आ रही है मेरी बात को। जिनके स्टार लगे होते हैं तो कैसे शेप की होती है, ये स्टार शेप की होती है। और यदि स्टार शेप के अंदर यदि बात की जाए तो स्टार शेप के अंदर यदि बात की जाए तो जब आपकी स्टार शेप की होती है तो इसका काम क्या होता है, तो सर तो इसका काम होता है मैडम, बहुत अच्छा काम होता है। किसी को तो एक बीबी नहीं मिलती, इस एस्ट्रोसाइट के पास में कितनी बीबी बनाने का काम है, 3 बीबी, क्योंकि इसका नाम क्या है, शादीलाल घर जोड़े। समझ में आ गई बात को। तो इसका काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, समझ में आ गई बात को, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। समझ में आई मेरी बात, क्या बोला मैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का कौन काम करती है, तो आप बोलोगे एस्ट्रोसाइट। समझ में आ गई बात को। नेक्स्ट उसके बाद में, अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है सर, ठीक है। तो आपका ये क्या है, ब्रेन, ये क्या है, ब्रेन। और आपके ये ब्रेन है जो एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर से, या मैं बोलूँ तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है बॉडी के अंदर। मान के चलो कि यदि पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पर कोई एबनॉर्मलिटी है तो चल जाएगी, लेकिन यदि आपके ब्रेन के हिस्से के अंदर थोड़ी बहुत भी एबनॉर्मलिटी चलेगी तो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, देखो भगवान ने भी, अपन जो देखते हैं, भगवान ने भी अपने हिसाब से जो जितने ऑर्गन की ज्यादा आवश्यकता है उसको उतनी ही प्रोटेक्शन दी है। ब्रेन को कितनी प्रोटेक्शन दी है, हड्डियों की प्रोटेक्शन दी है। कौन सी कैविटी के अंदर रहता है, क्रेनियम कैविटी के अंदर। जल्दी से ब्रेन फूटता नहीं है, समझ में आ गई बात। चाहे आप गिर जाओ, पड़ जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन ब्रेन को चोट नहीं आती। समझ में आ गई बात को। तीसरा आपका लंग्स और हार्ट, ठीक है, इनको क्या है, थोरासिक कैविटी, पूरी हड्डियों के जाल के अंदर इनको फैला करके बचा करके रखा हुआ है कि आपको कोई चोट मारे, कहीं भी चले जाओ तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। समझा, जो जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको उतना ही ज्यादा क्या प्रायोरिटी पर रखी गई है। तो अब ये क्या है, आपका ब्रेन है। तो कई बार आप कुछ मेडिसिन भी लेते हो, या कुछ आप सेडेटिव्स भी लेते हो, या बहुत सारी चीजें आप लेते हो, ठीक है। अब लेते हो तो क्या है कि यहां पर आपका चौकीदार मौजूद रहता है, जिसका क्या नाम है, ब्लड ब्रेन बैरियर। यहां पर चौकीदार मौजूद है, गेट कीपर की तरह काम करता है। वो ये चेक करता है कि भैया इसको अंदर जाना है या नहीं जाना, इसको ब्रेन के पास में जाना है या नहीं जाना। यानी कि कोई भी आपने मेडिसिन ली तो उसको ब्रेन के पास में पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना, या फिर उसकी क्वालिटी चेक करना है कि वो ब्रेन के लिए टॉक्सिक है कि नॉन टॉक्सिक है, टॉक्सिक है कि नॉन टॉक्सिक है। अब यदि ये ब्रेन बैरियर होगा तो मान के चलो कि जितना ज्यादा ये ब्रेन बैरियर मजबूत होगा उतनी ज्यादा यहाँ की सिक्योरिटी मजबूत होगी, और उतने ही आपके ब्रेन के पास में क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस कम जाएंगे या नहीं जाएंगे, ना का बराबर, ठीक है। अब ये नहीं जाएंगे जब नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस, तो आपका ब्रेन हेल्दी काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मान के चलो कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या एब्सेंट हो गया, ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट हो गया, और जब ब्लड ब्रेन एब्सेंट हो गया तो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सारे के सारे ब्रेन तक चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। तो सबसे पहले मरेगा कौन, आपका ब्रेन मरे। और एक बार ब्रेन मरा तो समझो सब कुछ मर गया, ब्रेन खत्म तो सब खत्म। तो इसलिए ब्रेन को क्या है, बहुत सारी टाइप की स्ट्रक्चर की लेयर की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती। तो आपने देखा ब्लड ब्रेन बैरियर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट उसके बाद में ये जो एस्ट्रोसाइट सेल्स होती है ये क्या करती है, आपके मेटाबॉलिज्म में भी मदद करती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर आपके जो होम्योस्टेटिस है उसको भी मेंटेन करने में मदद करती है। कौन, आपकी एस्ट्रोसाइट,
समझ में आ गई बात को। और ये कहाँ पाई जाती है, आपके लार्जेस्ट न्यूरोगिलियल सेल से होती है। और ये आपके पाई कहाँ जाती है, CNS के अंदर। समझ में आ गई बात को। देखो स्पेशल ये इसीलिए मैंने अलग अलग लिखा है आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो मैं 6 की 6 एक साथ लिख देता। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में आपकी दूसरी जो सेल आती है वो कौन सी आती है, आपकी एपेंडाइमल सेल्स। तो जो एपेंडाइमल सेल्स होती है, जो आपकी एपेंडाइमल सेल्स है होती है, ये एपेंडाइमल सेल्स क्या होती है, तो सर ये जो एपेंडाइमल सेल्स होती है ये किसकी, एपिथेलियल की बनी हुई होती है, एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ये एपेंडाइमल सेल्स क्या करती है, कोरोइड प्लेक्सेज का फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन ऑफ कोरोइड प्लेक्सेज। एपेंडाइमल सेल किसकी, एपिथेलियम की, तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, कोरोइड प्लेक्सेज का। और ये कोरोइड प्लेक्सस किसका सिक्रीशन करता है, आपका CSF। समझ में आ गई बात को, कोरोइड प्लेक्सस किसका सिक्रीशन करता है, CSF। मान के चलो कि आपकी एपेंडाइमल सेल्स ना हो, एपेंडाइमल सेल्स ना हो तो क्या नहीं होगा, अबे पहले क्या नहीं होगा, कोरोइड प्लेक्सस, और कोरोइड प्लेक्सस नहीं होगा तो CSF वहां पर मौजूद नहीं होगा। समझ में आ गई बात को। नेक्स्ट उसके बाद में यदि अपन बात करें तो आपकी तीसरी और कौन सी आती है, ओलिगो डेंड्रियोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स। अब ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स की यदि बात करें तो जो आपकी ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स होती है ये क्या करती है, माइलिन शीथ को बनाने का काम करती है, माइलिन शीथ को बनाने का काम करती है। कहां पर, कहां पर, CNS के अंदर। समझ में आ गई बात को, कहां पर, CNS के अंदर। किसका, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन CNS। समझ में आ गई बात को, ठीक है। फिर आपकी आती है चौथे नंबर की सेल, और चौथे नंबर पे आपकी क्या आती है, माइक्रोगिलियल सेल्स। चौथे नंबर पे आपकी क्या आती है, माइक्रोगिलियल सेल्स। अब माइक्रोगिलियल सेल्स के बारे में यदि अपन बात करें तो जो माइक्रोगिलियल, माइक्रो का मतलब छोटी, ठीक है, गिलियल का मतलब आपकी गिलियल सेल्स, लेकिन यहां पर नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम छोटे दर्शन बड़े। नाम से मिली पहचान कुछ समय रहती है और काम से मिली पहचान हर समय रहती है। और जिनको नाम से और काम से पहचान मिलती है वही लोग क्या बनाते हैं, इतिहास बनाते हैं। और माइक्रोगिलियल सेल्स क्या करती है, CNS के अंदर फैगोसाइटोसिस का काम करती है छोटी लेकिन काम कितना खतरनाक है। समझ में आ गई बात को। तो ये माइक्रोगिलियल सेल्स क्या करती है, CNS के अंदर फैगोसाइटोसिस का काम करती है। CNS के अंदर किसका काम करती है, फैगोसाइटोसिस। समझ में आई बात को। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, टू एंगल्फ द टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि कोई भी आपका जो टॉक्सिक सब्सटेंस उसका क्या करना, भक्षण करना। समझ में आ गई बात को। तो ये आपकी कौन सी है कि 4 टाइप की क्या है आपकी CNS के अंदर जो आपकी क्या पाई जाती है, न्यूरोगिलियल सेल्स पाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद में आपकी आती है स्वान सेल। तो ये जो आपकी माइलिन शीथ है, ठीक है, ये क्या है आपकी माइलिन शीथ, ठीक है। तो माइलिन शीथ को बनाने का कौन काम करती है, स्वान सेल। कहां पर, अगर आपसे CNS में पूछे तो ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स, और PNS में पूछे तो स्वान सेल। समझ में आई बात को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपने बोल दिया सर CNS के अंदर तो आपने फैगोसाइटोसिस करवा दिया। CNS के अंदर फैगोसाइटोसिस किसने किया था, माइक्रोगिलियल सेल ने। लेकिन अब आप बोल रहे हो PNS, तो PNS के अंदर कौन करेगी, तो PNS के अंदर करती है आपकी कौन सी, सैटेलाइट सेल। PNS के अंदर कौन करती है आपकी, सैटेलाइट सेल। मैडम ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में बनते, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन। समझ में आ गई बात को। इनमें कोई ताक झाक की जरूरत नहीं होती, इनमें ना किसी प्रकार के मोल भाव की जरूरत होती। ये सीधा का सीधा ऐसे आंखों के सामने खुलता है और चुभता बहुत है जब नहीं आता है। तो जब आता है तो सबसे आसान पेपर हो जाता है, और जब नहीं आता है तो बड़ा चुभता है। जैसे कोई बाल अगर रड़कता है ना आंखों में तो ऐसे बड़ा चुभता है कि ये क्या रह गया मेरे से जो मैंने पढ़ा नहीं। और यही चीज़ है जो बहुत कम लोगों को पढ़ पाते। वो ऊपर ऊपर से बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं जो पढ़ना होता है। तो काम की चीज़ें पढ़ें तो कुछ मज़ा भी आए, बेफालतू की चीज़ें पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ लो, फायदा क्या है। अब के नर्सिंग की किताब खोल के पंचतंत्र की कहानी पढ़ लो तो पढ़ तो वो भी रहे हैं।
शकलक बुम बुम देख लो तो पढ़ तो वो भी रहे हैं। समझ में आ गई बात को। बालवीर देख लो तो पढ़ तो वो भी, देख तो वो भी रहे हैं। सोनपरी देख लो तो देख तो सर वो भी रहे हैं। तो अब नए तो कोई है बचा नहीं है, नया नया तो कोरोना ही आ रहा है, उसके ऊपर बनेगा कोई नया नाटक। अच्छा चलो ठीक है, छोटे से बड़े तो हो गए आप, ये तो देखो। अच्छा अब तो साथ निभाना साथ ही है, पगड़ी है। चलो ये आपका क्या है, सी एन एस एंड पी एन एस। तो सी एन एस पी एन एस के अंदर आपकी क्या हो गई, सेल से हो गई। कितने टाइप की सेल बताई आपने, 6 टाइप की सेल। देखो एक बार इनको और फिर चलते हैं आगे की तरफ। देख लिया भाई, कोई दिक्कत किसी, चलूँ आगे, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं आपकी एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्वस सिस्टम, कि हमारा जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे परफॉर्म की जाती है, जो आगे बात को कैसे परफॉर्म की जाती है। तो मैडम आप लोगों ने बोला था कि जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूरॉन। और न्यूरॉन के भी कुछ पार्ट आपने बताए थे, तो न्यूरॉन के भी कुछ पार्ट आपने कुछ इस तरह से बताए थे मेरे को, समझ में आ गई बात को। न्यूरॉन के भी कुछ पार्ट आपने इस तरह से मेरे को बताए थे। तो जैसे मैं मान के चलूं कि ये आपका क्या है, कोई न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब है, समझ में आ गई बात को। और उसके अंदर ये क्या पाए जा रहे हैं आपके वेसिकल्स, उसके अंदर ये क्या पाए जा रहा है आपके वेसिकल्स पाए जा रहे। और इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ होता है, ये क्या भरा है आपका सिनेप्टिक नोब। समझ में आ गई बात को। ये क्या है आपका वेसिकल्स, और ये क्या है वेसिकल्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर। अब न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, तो न्यूरो ट्रांसमीटर आपने बताए थे दे आर द केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस। दे आर रिलीज फ्रॉम प्री सिनेप्टिक नो प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट। समझ में आ गई बात को। अगर अपन देखें तो आपने देखा होगा कि एक न्यूरॉन हमेशा दूसरे न्यूरॉन के किससे, डेंड्राइट पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। तो मान के चलो एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो 2 न्यूरॉन है। तो आपने जो आगे वाला न्यूरॉन है इसको बोला अपन ने प्री साइनेप्स, प्री साइनेप्स, और पीछे वाले को आपने बोला पोस्ट साइनेप्स। इस पीछे वाले को आपने बोला क्या, पोस्ट साइनेप्स। समझ में आ गई बात को। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे क्या बोला आपने, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाए उसे अपन क्या बोला, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। समझ में आ गई बात को। प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, इनके बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट अपन बोल रहे हैं। समझ में आ गई बात को। अब देखो कि ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अब ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कहां से, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट से, ठीक है, या प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, प्री न्यूरॉन से।
आपकी क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। प्री न्यूरॉन से क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन को कहां पर ले जाकर के छोड़ते हैं, आपके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स के पास में ले जाकर के आपके क्या है, ये छोड़ देते हैं। यहां पर स्पेशल टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कि जैसे मान के चलो कि यहां से कोई न्यूरोट्रांसमीटर आया, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे लॉक एंड की थ्योरी देखी आपने, लॉक एंड की थ्योरी का मतलब क्या है कि जिस जैसा ताला वैसी ही उसकी एक स्पेशल चाबी होगी, जिसके लिए बना है उसी के लिए उसकी चाबी होगी। ए स्पेशल टाइप ऑफ लॉक, ए स्पेशल टाइप ऑफ की, ठीक है। तो ऐसे ही ये आपके क्या है, रिसेप्टर्स हैं। तो इन रिसेप्टर्स पर क्या है, सॉरी ये आपके रिसेप्टर्स है, तो इस पे रिसेप्टर्स पे स्पेशल टाइप के आकर के जिनके लिए हैं, जैसे कि डोपामाइन के लिए है तो डोपामाइन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन के लिए तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है। और आपके दूसरे ग्लूटामेट के लिए तो ग्लूटामेट रिसेप्टर, आपका सीरोटोनिन के लिए तो सीरोटोनिन रिसेप्टर। जैसी इंफॉर्मेशन वहां से आई है वैसी इंफॉर्मेशन ये अपने रिसेप्टर के पास में ले जाकर के दे देते। कौन, न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आ गई बात को। फिर बोल रहा है न्यूरोट्रांसमीटर होते कितने टाइप के, तो सर न्यूरोट्रांसमीटर 3 टाइप के होते, ठीक है। एक तो आपकी कौन सी, इनहिबिटरी, एक आपके कौन से, एक्जिबिटरी, और एक आपके कौन से, मिक्स, एक आपके कौन से, मिक्स। अब अपन बात करें इनहिबिटरी, तो इनहिबिटरी के अंदर मोस्ट कॉमन कभी आपसे पूछ ले तो गाबा। इनहिबिटरी का मतलब क्या है कि ये जब रिलीज होंगे तो किसी एक्टिविटी को रोकेंगे, किसी एक्टिविटी को क्या करेंगे, रोकेंगे, या उस एक्टिविटी को शुरू नहीं करेंगे। इनहिबिटरी, इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब क्या है, टू प्रिवेंट, ठीक है। तो इनहिबिशन का मतलब क्या है कि ये जब ला करके क्या करेंगे, इसको रोकेंगे। और गामा की फुल फॉर्म क्या, कौन बताएगा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। गाबा की फुल फॉर्म क्या है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। तो ये इनहिबिटरी। नेक्स्ट उसके बाद में आपका कौन सा आता है, एक्साइटेटरी, ठीक है। तो एक्साइटेटरी के अंदर आपके कौन से आएंगे, तो एक्साइटेटरी के अंदर आपका क्या आएगा, डोपामाइन। एक्साइटेटरी के अंदर क्या आएगा आपका, डोपामाइन। आपका क्या आएगा, एसिटाइल कोलिन। समझ में आ गई बात को, एसिटाइल कोलिन। और मिक्स के अंदर आपका क्या आएगा, एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन, एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। या फिर मैं बोलूं तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, दोनों एक ही नाम। समझ में आई मैडम, एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन, या फिर मैं बोलूं एपिनेफ्रिन एंड नॉन एफ्रिन। ऐसे टोटल टाइप होते तो बहुत हैं, 10 से 13 टाइप, 10 से 12 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझ में आई बात को, होते तो ये बहुत हैं, गाबा के साथ साथ में और आपका सीरोटोनिन, ठीक है, या फिर आपके ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ये कई तरीके के होते हैं। इसके अंदर भी आपको कई तरीके के, तो टोटल 13 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर है, 13 से भी ज्यादा ही है। लेकिन अभी अपन यहाँ सिर्फ एक ही स्पेशल की बात कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम्पल को समझ सको अच्छे से, ठीक है। तो आपने बोला न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, दे रिलीज फ्रॉम द प्री न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड दे रिलीज होने के बाद ये क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को रिलीज कहां पर करते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन विद देयर रेस्पेक्टिव रिसेप्टर्स, विद देयर रेस्पेक्टिव रिसेप्टर्स के साथ में छोड़ देते। अब देखो ये आपका क्या है, अब रिसेप्टर्स मौजूद होंगे यहाँ पर, स्पेशल टाइप के लिए, स्पेशल टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर के लिए स्पेशल टाइप के रिसेप्टर वहां पर मौजूद होंगे। अब देखो क्या होता है कि अब ये बोल रहा है कि नर्व का कंडक्शन कैसे होता है। तो नर्व का कंडक्शन मैडम थोड़ा सा समझ लेना, और मौका मिलेगा तो जब माइस्थेनिया ग्रेविस या कोई डिसीज पढ़ाऊंगा उसके अंदर बहुत अच्छे से समझ लेना। अभी आप समझ लो कि बेसिक होता क्या है। तो बेसिक क्या होता है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी पूरी बॉडी जो किसके थ्रू कनेक्टेड रहती है, थ्रू द पंप सिस्टम। या फिर मैं बोलूं तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर हर जगह पर क्या है, चैनल मौजूद है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर हर जगह क्या मौजूद है, चैनल मौजूद है। आपकी पूरी बॉडी किससे चलती है, चैनल से चलती है। जैसे कि आपका सोडियम चैनल, आपका पोटेशियम चैनल, आपका कैल्शियम चैनल, आपका फॉस्फेट चैनल, आपका मैग्नीशियम चैनल। तो ऐसे करके पूरी बॉडी है जो किससे ऑर्गेनाइज होती है, थ्रू द चैनल सिस्टम से ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। अभी मान के चलो कि ये आपका जो न्यूरॉन है वो फ्री है, इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ना इसके पास कोई काम है। तो इसका मतलब अभी ये कैसा चार्ज है, रेस्टिंग फेज के अंदर,
रेस्टिंग फेज के अंदर ये पड़ा हुआ है, या फिर मैं बोलूँ तो माइनस फेज के अंदर ये पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव में कौन रहता है, सोडियम, जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के लिए और पूरी बॉडी के अंदर एक्टिविटी को शुरू करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है आपको, सोडियम की। अब मान के चलो जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन से आई, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन से आई, तो वहां से ये इंफॉर्मेशन कहां पर आएगी, आपके सिनेप्टिक नोब पर। क्या आएगी, सिनेप्टिक नोब पर। और सिनेप्टिक नोब पर यहां पर कौन से रहेंगे आपके, सोडियम चैनल, सोडियम चैनल। और ये सोडियम चैनल जब ओपन होंगे, सोडियम चैनल जब ओपन होंगे तो ओपन होने के बाद ये आगे जाकर के यहां पर जब ये ओपन होंगे तो सोडियम आपका अंदर आएगा कि नहीं आएगा, सोडियम अंदर आता है। जब अंदर सोडियम की ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो यहां से एक रास्ता और ओपन हो जाता है, ठीक है। ये तो होगा आपका सोडियम चैनल, ठीक है। और जैसे ही सोडियम आता है तो यहां से क्या है, आपका कैल्शियम चैनल और ओपन, ठीक है। और जब कैल्शियम चैनल ओपन होता है तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर की जो मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाती है, आपकी वेसिकल जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है। और जब वेसिकल्स की मेम्ब्रेन आपकी रप्चर होंगी तो इनसे जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, और वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे कौन से स्पेस के अंदर, सिनेप्टिक स्पेस के अंदर या सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। और जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट और सिनेप्टिक स्पेस के अंदर आ जाएंगे तो उसके बाद मान के चलो ये डोपामाइन D1 और डोपामाइन D2, D1 और D2 के रिसेप्टर्स वहां पर मौजूद है। तो ये जो इंफॉर्मेशन लेकर के आया वो D1 के पास में लेकर के आया, तो ये अपना जो D1 का रिसेप्टर है इसके साथ में जाकर के बाइंड हो जाए। और ये बाइंड जब D1 के साथ होगा तो D1 का काम क्या है, वो उसी तरीके की जो आपकी पोस्ट साइनेप्टिक या जो दूसरी मसल्स है उसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। इस तरह से आपका क्या होता है, नर्व का कंडक्शन होता है। समझ में आई बात का, नर्व का कंडक्शन कैसे होता है। तो नर्व का कंडक्शन कैसे होता है कि यहां से कोई भी जब इंफॉर्मेशन चल के आएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन चल के आई तो कोई ना कोई मैसेज तो वो लाई होगी, कोई ना कोई मैसेज तो लाई होगी। और कोई ना कोई मैसेज जब लाई होगी तो यहाँ पर क्या मौजूद है, वेसिकल्स, और वेसिकल्स के अंदर क्या मौजूद है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर कब रिलीज होंगे, कि जब इन्हें आदेश देंगे, और आदेश कि भैया यहाँ तो बहुत सारे पड़े हुए, किसको रिलीज होना है, आप गाबा को करना चाहते हो, आप एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को करना चाहते हो, आप डोपामाइन को करना चाहते हो, किसको रिलीज करना चाहते हो। तो यहाँ पर फिर मैसेज आएगा, तो यहाँ पर जैसे एक सोडियम के रूप में आएगी तो ये किसको करेगा, चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगी, मेम्ब्रेन आपकी रप्चर होगी, और मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो पूरा न्यूरोट्रांसमीटर आपका बाहर आ जाएगा प्री सिनेप्टिक स्पेस के अंदर, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है इस स्पेस के अंदर आ जाएगा। और यहाँ से आने के बाद आपकी जो आगे है जो फर्दर इसका ट्रांसमिशन कर दिया जाता है। देखो एक बार इसको, एक बार और बताना है, किसने बोला, अच्छा अच्छा, ये क्या है आपके सिनेप्टिक नोब, ठीक है। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर ये क्या पाए जाते हैं, वेसिकल, सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या पाए जाते हैं, वेसिकल्स पाए जाते हैं। और इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरा होता है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर अपन ने बोला इसे सिनेप्टिक नोब, और इसे अपन ने बोला वेसिकल, और इसे अपन ने बोला वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर। अभी न्यूरोट्रांसमीटर को आप ऐसे समझना, कुछ मत याद रखना, न्यूरोट्रांसमीटर को ये याद रखना कि ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। समझ में आ गई बात को, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अब ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, आपके प्री सिनेप्टिक से। कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, प्री सिनेप्टिक। अब ऐसा तो है नहीं खाली फोकट में रिलीज होगा, समझ में आ गई बात को, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से लेकर के आते हैं। तो यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर ये होते हैं जो कि आपका रोल प्ले करते हैं किसमें, इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन में।
लेकिन उनको चार्ज कौन करवाता है? आपका न्यूरॉन, जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करता है या लेकर के आता है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ऐसे ही दूसरी, अब आपको मालूम है कि ये देखो, ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है, एक आपका दोनों न्यूरॉन है। ये जो न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? डेंड्राइट्स के थ्रू। समझ में आ गई बात को? किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? डेंड्राइट्स के थ्रू ये जुड़े हुए हैं। तो ये एक जो आगे है इसे मैंने बोला प्री सिनेप्टिक, और जो पीछे इसे मैंने बोला पोस्ट सिनेप्टिक, और इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है इसे मैंने बोला क्या? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। समझ में आई बात को? इन दोनों न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है उसे मैंने बोला सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मैंने नाम, ऊपर वाला ये प्री सिनेप्टिक और नीचे वाला पोस्ट सिनेप्टिक, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे मैंने बोला सिनेप्टिक क्लेफ्ट। वो डिपेंड करता है कि जैसे किसी का अगर एक्सोन के साथ में बॉडी पार्ट जुड़ा है तो उसे अपन बोलते हैं एक्सोसोमेटिक न्यूरॉन, ठीक है, और यदि किसी का एक्सोन पार्ट जुड़ता है उसे अपन बोलते हैं एक्सोमिक पोर या एक्सोमिक न्यूरॉन, ठीक है, या फिर एक्सोन के साथ में, अब जैसे एक्सोन ये है, एक्सोन के साथ में यदि डेंड्राइट आकर के जुड़ती है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? एक्सोडेंड्रिनिक। समझ में आ गई बात को? और यहीं से अपन बात करें तो न्यूरॉन भी आपको कई तरीके के देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो आपका एक न्यूरॉन है, इससे सिर्फ कितने पोल निकले हुए हैं? एक पोल, तो इसे मैंने बोला यूनिपोल, ठीक है। एक आपका न्यूरॉन है, इससे कितने निकले हुए हैं? दो पोल, तो इसे मैंने बोला बाइपोलर। और एक आपका न्यूरॉन है, इससे कई तरीके के पोल निकले हुए हैं, तो इसे मैंने बोला मल्टीपोलर न्यूरॉन। समझ में आ गई बात को? फिर आपने बोला कि ये जो न्यूरॉन है, ठीक है, अगर इस न्यूरॉन से किसी भी न्यूरॉन का क्या है? एक्सोन पार्ट आकर के जुड़ रहा है, तो इसे मैंने बोला एक्सोन जुड़ किससे रहा है? डेंड्राइट से, तो एक्सोडेंड्रोनिक न्यूरॉन। समझ में आ गई बात को? अगर किसी न्यूरॉन की सेल बॉडी ही इससे आकर के जुड़ रही है तो इसे मैंने बोला एक्सोसोमेटिक न्यूरॉन, क्योंकि सोमेटिक को मैंने दूसरा नाम क्या दे दिया? सेल बॉडी। सोमेटिक को मैंने दूसरा नाम क्या दिया है? सेल बॉडी। समझ गए? आगे कंफ्यूज तो नहीं हो ना कि सोमेटिक सर ने कहाँ पैदा कर दिया? मैंने कहीं नहीं किया है, यही है। समझ में आता है? एक्सोसोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में यदि कोई भी जो भी पार्ट आपके साथ में जुड़ता है आप उसी पार्ट के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक कॉमन चीजें होती है जो कि आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद में आपने बोला कि ये जो आपके वेसिकल्स है, वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, तो आपका जो पोस्ट साइनेप्टिक जो एरिया होता है, ठीक है, जो पोस्ट साइनेप्टिक होता है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर या स्पेशल टाइप के इंफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब देखो कि मान के चलो यहां से आपकी कोई इंफॉर्मेशन आई, यहां से कोई इंफॉर्मेशन आई, अब ये जो इंफॉर्मेशन आई तो ये सबसे पहले किसके पास में जाएगी? न्यूरोट्रांसमीटर के पास, कि भैया आपको आगे जाना है। मान के चलो कि वहां से आपको क्या है? मसल्स का मूवमेंट कराना है, और मसल्स के मूवमेंट के लिए कौन है आपका जिम्मेदार? एसिटाइल कोलिन। समझ में आ गई बात को? आपको मसल्स को, पैर को हटाना है कहीं से, एसिटाइल कोलिन जिम्मेदार। अब क्या होगा कि यहां से इंफॉर्मेशन आई, भैया मैं ब्रेन आदेश दे रहा है कि भैया आपको हाथ हटाना है या ब्रेन को मूवमेंट करानी है, ठीक है, तो मूवमेंट करानी है, तो ये क्या होगा? आपकी इसके पास में आएगा, यहां से कौन से? एसिटाइल कोलिन, यहां से एसिटाइल कोलिन क्या होगा? रिलीज होगा। पहले तो वो कहां आएगा? आपके प्रीसिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, प्रीसिनेप्टिक क्लेफ्ट की जो सरफेस मेम्ब्रेन होती है उसके पास में आएगा। फिर यहां से ये ओपन होगी, और यहां से ओपन होने के बाद ये कहां आ जाएगा? सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद ये अपने रिसेप्टर के पास में चला जाएगा। कौन से? ACH रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के पास में ये आपका किसके पास में? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हुआ, ये दूसरे से तीसरे में, और तीसरे से चौथे में। ऐसे जब आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफर होती रहती है। और फिर आपका जो कंडक्शन होता है उससे मालूम होता है भैया हाथ हटाना है या रखे रखना है, हाथ हटाना है या रखे रखना है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक्शन पोटेंशियल होता है कि आपका जो न्यूरॉन्स है उनके बीच में नर्व कंडक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो बेसिकली यही होता है। चलिए आगे देख लो 1 मिनट और, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो।
देख लिया। नेक्स्ट अब यदि अपन बात करें तो आगे, यदि अपन बात करें तो आगे जो भी चीजें अपन बोलेंगे, तो आगे मैं एक बात बोलूंगी, ये आपका डेंड्राइट्स है, ये आपके डेंड्राइट्स हैं, और ये आपका जो डेंड्राइट्स है, तो आप लोग बोलोगे कि सर आपने बोला कि सर डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट्स सर क्या एक टाइम में एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन परसीव करता है या हजारों तरीके की? क्योंकि मुद्दा हो सकता है। मुद्दा क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने बोला कि सर ये डेंड्राइट्स एक से जुड़े हुए थे, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम तो बहुत सारी चीजें परसीव कर रहा होता है एक टाइम में। समझ में आ गई बात को? एक टाइम में बहुत सारी चीजें की, जैसे पंखे की आवाज आ रही है तो उसको भी सुन रहा है, आप लोग कुछ बोल रहे हो उसको भी सुन रहा है, या इन्वायरमेंट के अंदर कोई और चीज मौजूद है तो उसको भी सुन रहा है। तो मतलब कि मेरे ये जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट किसके थ्रू हो रही है? डेंड्राइट्स के थ्रू। इन्फॉर्मेशन जा तो डेंड्राइट्स के थ्रू रही है कि नहीं रही है? अरे मैडम, जा तो डेंड्राइट्स के थ्रू रही है कि नहीं? अगर मान के चलो कि ये 5 डेंड्राइट्स हैं, तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन तो डेंड्राइट्स के थ्रू जा रही है। तो क्या हमारा न्यूरॉन या जो डेंड्राइट्स है वो एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन एक टाइम में कलेक्ट करता है या बहुत तरीके की? तो आप लोगों से बोला जाए कि आप लोग एक टाइम में कितने लोगों की आवाज सुन सकते हो? 2 लोगों की, और कोई ज्यादा होशियार होगा तो 3 लोग की। बाकी मेरे को लगता नहीं 3 की कैसे सुन पाएगा। ठीक है, तो 2 लोगों की ज्यादातर वो सुन पाता है। अब वो 2 लोगों की जब सुन पाता है, तो लेकिन आप बोल रहे हो सर डेंड्राइट्स की, तो मैडम डेंड्राइट्स के बारे में एक खास बात यह है कि भगवान ने डेंड्राइट्स को कितने कान दिए हैं? 10,000 कान दिए हैं। कितने ईयर दिए? 10,000। एक बार में 10,000 तक इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर सकते, यानी कि आपको पता भी नहीं है कि आपने कितने टाइप की इंफॉर्मेशन है जिनको कलेक्ट कर ली, या फिर कितने टाइप की इंफॉर्मेशन है जो आपके ब्रेन के पास में चली। समझ में आ गई बात को? ठीक है, तो ये आपकी जो डेंड्राइट्स हैं वो एक टाइम में कितनी आपकी 10,000 तक इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट कर सकते। नेक्स्ट उसके बाद में यदि अपन आगे की तरफ और बात करें तो और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को और आइडेंटिफाई करवाती, वेरीफाई करवाती है। नेक्स्ट उसके बाद में अब अपन बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। अपन ने तो कंपोजिशन देखी थी, कंपोजिशन पहले अपन ने जो हेडिंग डाली थी, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम को देखो, अब आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि आपने इनर सेल मास और आउटर सेल मास और आपकी एपिप्लास्ट, हाइपोप्लास्ट। नेक्स्ट आपकी ये नेक्स्ट आपने बोला दूसरा, क्या बोला? कंपोजिशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आपने जो हेडिंग पढ़ी थी शुरू सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में बोला था, नर्वस सिस्टम के बारे में आपने इंट्रोडक्शन बोला था, और इंट्रोडक्शन के बाद में आपने जब इंट्रोडक्शन बोला था तो इंट्रोडक्शन के बाद में आपने बोला था डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। इंट्रोडक्शन के बाद में आपने बोला था डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, और डेवलपमेंट के बाद में आपने बोला था कंपोजिशन ऑफ नर्वस टिश्यू। कंपोजिशन ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम नहीं, नर्वस टिश्यू। समझ में आ गई बात को? कंपोजिशन ऑफ नर्वस टिश्यू। फिर आपने एक और हेडिंग लिखी थी फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इस नर्वस टिश्यूज के अंदर आपने पढ़ा था कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक आपने पढ़ा है न्यूरॉन के बारे में, और एक आपने पढ़ा है न्यूरोगिलिया के बारे में, न्यूरॉन एंड न्यूरोगिलिया। समझ में आ गई बात को? न्यूरॉन के अंदर पढ़ा आपने न्यूरॉन के बारे में, और फिर पढ़ा आपने पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, और फिर आपने पढ़ा न्यूरोगिलिया। न्यूरोगिलिया के अंदर आपने न्यूरोगिलिया के बारे में पढ़ने के बाद इसको पढ़ा कितने टाइप ऑफ न्यूरोगिलिया। टाइप ऑफ न्यूरोगिलिया में आपने कितने टाइप पढ़े? 6 टाइप। किसके? न्यूरोगिलिया, जिसमें आपने 4 टाइप बोले किसके अंदर? सीएनएस के अंदर, वेरी बेस्ट। और 2 बोले आपके किसने के अंदर? पीएनएस के अंदर। दोनों को मिलाकर कितनी हुई? 6। तो आपने बोला सीएनएस के अंदर कितनी आपकी? 4, और पीएनएस के अंदर आपकी कितनी? 2। सीएनएस के अंदर आपकी 4 और पीएनएस के अंदर 2, और 4 के अंदर आपने किसको इंक्लूड किया? AEMO। ठीक है, और इसके अंदर आपने किसको इंक्लूड किया? S एंड S। समझ में आ गई बात को?
फिर आपने ए का मतलब बताया था एस्ट्रोसाइट, ई का मतलब एपेंडाइमल, एम का मतलब, ओ का मतलब ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स, और एस का मतलब, और एस का मतलब, समझ में आ गई बात को। अब आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एस्ट्रोसाइट से, ठीक है, और एस्ट्रोसाइट का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। देखो अब यहां पर सुनो कि जो आपकी पूरी ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर पूरी प्रोटेक्टिंग कवरिंग पाई जाती है, लेकिन ब्रेन के अंदर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर है जो एब्सेंट होता है। ब्रेन के अंदर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, एब्सेंट होता है। उन्हें अपन बोलते हैं CMO ऑर्गन, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, CMO ऑर्गन, ठीक है, सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन। जो आपका जो कहां कहां पर एब्सेंट होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, तो आपका कौन सा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और एक आपका कौन सा, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब मान के चलो कि आपके ब्रेन के अंदर यदि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस पहुंचाना है तो आपके किसके थ्रू जाएगा वो, या फिर, समझ में आई बात को, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं, आपके ब्रेन का क्या होता है, जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर, या फिर मैं बोलूं तो चौकीदार नहीं होता, समझ में आ गई बात को। और जहां चौकीदार नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन। अब ये आपको मालूम हुआ कि ब्रेन के अंदर कई बीमारियां कैसे होती है, ब्रेन की टीबी कैसे होती है, ब्रेन की एड्स कैसे होती है, ब्रेन का कैंसर कैसे होता है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह से इसके अंदर आइडेंटिफाई करने को मिलेगी। नेक्स्ट उसके बाद में आपने बोला एपेंडाइमल सेल्स, और एपेंडाइमल सेल्स क्या करती है, कोरोइड प्लेक्सिस, कोरोइड प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करती है, और ये कोरोइड प्लेक्सिस किसका बनाता है, CSF। समझ में आ गई बात को, कोरोइड प्लेक्सिस किसका फॉर्मेशन करता है, CSF का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आती है आपकी माइक्रोगिलियल सेल्स, ठीक है, माइक्रोगिलियल सेल्स किसका काम करती है, फैगोसाइटोसिस, और फैगोसाइटोसिस किसके अंदर, CNS के। फिर आपकी आती कौन सी, ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स, और ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स के अंदर आपने बोला फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, कहां पर, माइलिन शीथ इन CNS। समझ में आई बात को। फिर आपने बोला, अब एस्ट्रोसाइट भी आपने बोल दिया, एपेंडाइमल, माइक्रोगिलियल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपने बोला सैटेलाइट या स्वान सेल, तो स्वान सेल को आपने क्या बोला, PNS। समझ में आ गई बात को। देखो नाम ऊपर ही अलग लिख रखा है तो अपने को वहीं से आराम से समझ में आना चाहिए कि काम ही PNS के अंदर करेगी। और काम क्या मेन, PNS के अंदर आपका फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ आपसे पूछे तो किसकी बनी हुई थी, फॉस्फोलिपिड्स की, कौन कौन से की, लेसिथिन प्लस स्पिंगोमाइलोसिन। समझ में आ गई बात को। नेक्स्ट उसके बाद में आती है आपकी सैटेलाइट सेल, और ये सैटेलाइट सेल क्या करती है, फैगोसाइटोसिस का काम करती है इन PNS के अंदर। PNS के अंदर किसका काम करती है, फैगोसाइटोसिस का काम करती है, सैगो नहीं फैगो। समझ में आ गई बात को, अपने क्या बोल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि अपन बात करें, नेक्स्ट फिर आपने नर्व कंडक्शन पढ़ा था कि न्यूरॉन्स के अंदर नर्व का कंडक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद अब अपन जो हेडिंग लिखेंगे, वो किसके बारे में लिखेंगे, हेडिंग कि कंपोजिशन ऑफ नर्वस सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ नर्वस सिस्टम। बड़े जोर से बोला है, नर्वस सिस्टम। अभी तो टाइम कहाँ हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे तब अवेयर नहीं थे, सर अवेयर होते हैं पर बीच में स्लो भी तो हो जाते हैं, कौन सा इतने एक्टिव हो गए बैठते समय ना, जो बच्चे होते हैं वो तो नहीं बैठ पाते। सर इंग्लिश हुआ कब आंसर 15-20 के बाद से साफ हो जाता है। ठीक है, आप सभी लोगों को